आज हम MHD 2 इग्नू असाइनमेंट हिंदी का दूसरा प्रश्न का उत्तर देखेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। साकेत लिखने की प्रेरणा गुप्त जी को कहाँ से प्राप्त हुई? यह काव्य किस श्रेणी का है? इसके औचित्य को सिद्ध कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। रीति काल में नारी की स्थिति भोग्या मात्र बनकर रह गई थी, जिसका तीव्र विरोध राष्ट्रीय नवजागरण के दौरान दिखाई पड़ता है। व्यक्ति स्वतंत्रता की भावना ने नारी स्वतंत्रता की भावना को भी बल दिया। राष्ट्रीय आंदोलन में नारी भी पुरुष के समकक्ष बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकती है। इस भावना को बल मिला। नारी के बारे में बदले हुए इस विचार का मैथिली शरण गुप्त पर गहरा प्रभाव पड़ा। साकेत, यशोधरा, जयिनी, हिडिंबा जैसे अनेक काव्य ग्रंथ उनकी नारी भावना को विस्तार से व्याख्यायित करते हैं। मैथिली शरण गुप्त नारी जीवन के प्रति अपार सहानुभूति रखने वाले कवि हैं, लेकिन उनके सभी नारी पात्र समाज के एक विशेष वर्ग सवर्ण से आए हैं। उनके लगभग नारी पात्र ऐसी हैं जिनके पति किसी कार्य के उद्देश्य से उन्हें छोड़कर चले गए हैं, इसलिए वे सभी उपेक्षिता हैं। नारी चित्रण के माध्यम से इनके दुख, दर्द और पीड़ा की अभिव्यक्ति के माध्यम से गुप्त जी समाज में नारी की स्थिति बदलना चाहते हैं। आगे देखते हैं। गुप्त जी के स्मरणीय नारी पात्र साकेत प्रबंध काव्यों में है। साकेत की रचना की प्रेरणा गुप्त जी को कवींद्र रविंद्र के निबंध काव्येर उपेक्षिता तथा आचार्य द्विवेदी जी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली है। प्रारंभ में साकेत का नामकरण उर्मिला उत्पात था, बाद में बदलकर इसका नाम गुप्त जी ने साकेत किया। साकेत को पूरा करने में कवि को 16 वर्ष लगे। रामकथा पर आधारित साकेत को गुप्त जी ने यथासंभव राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। साकेत का केंद्र बिंदु उर्मिला है, जो मूल राम कथाओं में एक उपेक्षित पात्र की तरह चित्रित हुई है। गुप्त जी को उर्मिला की व्यथा, विरह, वेदना, त्याग और व्यक्तित्व की दृढ़ता ने प्रभावित किया। आगे देखते हैं। साकेत में उर्मिला के चरित्र को गुप्त जी ने स्वाभिमानी, जागृता, शक्ति रूपा वीरांगना के रूप में चित्रित करने का प्रयत्न किया है, जो सैनिकों में मातृभूमि के प्रति मर मिटने का हौसला पैदा करने की प्रेरणा शक्ति देती है। गुप्त जी की रुचि विशेषता प्रबंधात्मक खंडकाव्य रूपक की ओर ही अधिक रही है। साकेत प्रिय प्रवास के बाद खड़ी बोली का दूसरा महाकाव्य माना जाता है। प्रबंधात्मकता के कारण आई वर्णनात्मकता का इनकी भाषा के इकहरेपन में अधिक योगदान है। काव्य रूप की दृष्टि से उनकी रचना साकेत महाकाव्य कहलाने की एक अदम्य इच्छा का प्रतिफलन होकर साहित्य संसार में आई, लेकिन महाकाव्य की गरिमा से साकेत वंचित ही रही। साकेत चूंकि रामकथा का आधार लेकर लिखी गई है, इसलिए आलोचकों ने इसे वाल्मीकि, भवभूति, तुलसीदास आदि की राम काव्य परंपरा में रखकर विश्लेषित करने की कोशिश करते हुए रामचरितमानस से इसकी तुलना भी की है। दूसरी बात, इसे महाकाव्य कहा गया तो पारंपरिक महाकाव्य की निर्धारित विशेषताओं, लक्षणों के आधार पर ही इसे जांचा परखा जाएगा। ऐसा लगता है कि हिंदी के लेखक की सामूहिक मानसिकता में राम जीवन के ऐसे प्रतीक के रूप में विद्यमान है, जो उसे जब तक चुनौती देते रहते हैं और वे इस मिथकीय पात्र से अपनी जातीय पहचान को जोड़ते रहने का प्रयत्न करता है। मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में लिखा है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, जो भी कवि बन जाए सहज संभाव्य है। महाकाव्य की प्रारंभिक परिभाषा के अनुसार मोटे तौर पर महाकाव्य जीवन का विराट चित्र प्रस्तुत करने का भगीरथ प्रयत्न करता है। इसमें कोई एक नायक केंद्र में होता है और उसके जीवन के विकास में सहायक अन्य पात्र होते हैं। कई उपकथाएं होती हैं, प्रकृति वर्णन होता है, सुखद दुखद स्थितियां होती हैं। प्रारंभ में मंगलाचरण, सरस्वती वंदना संपूर्ण काव्य का विभिन्न निर्धारित
सर्गों में बटे होना, प्रत्येक सर्ग का भिन्न छंद में वर्णन किए जाने जैसी तमाम रूढ़ियां होती हैं। इस दृष्टि से भी साकेत महाकाव्य पर आलोचक विद्वानों ने विचार किया है, किंतु सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करता है साकेत में नायकत्व की समस्या। आमतौर पर महाकाव्य का नायक कोई एक ऐसा चरित्र होता है जिसके इर्द गिर्द और जिसके लिए कथा का समस्त ढांचा खड़ा किया जाता है। पारंपरिक महाकाव्यों में नायक का धीरोदात्त या कुलीन क्षत्रिय होना एक स्वीकार्य रूढ़ी है। नायक को महान गुणों से भी संपन्न होना चाहिए। ऐसा नायक एक सफल महाकाव्य में निश्चय ही अपनी जातीय भावनाओं और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। साकेत में नायकत्व की समस्या इसके राम कथा पर आधारित होने के कारण भी पैदा हुई है, क्योंकि गुप्त जी ने इसमें लक्ष्मण और उर्मिला की कथा का विस्तार राम कथा की पृष्ठभूमि में किया है। इसलिए ये तीनों पात्र नायकत्व की उपाधि के अधिकारी बनते दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इसका समाधान गुप्त जी के कथाओं से और गांधी जी द्वारा उन्हें लिखे पत्रों से ही हो जाता है कि महाकाव्य में नायकत्व की अधिकारिणी उर्मिला है, क्योंकि इसकी रचना ही उर्मिला को प्रकाश में लाने के लिए हुई है। साकेत में भी सारी घटनाएं उर्मिला के विरह की भूमिका बनती दिखाई पड़ती हैं। 12 में से 2 पूरे सर्ग उर्मिला के विरह को समर्पित हैं। गुप्त जी का मानना है कि राम कथा में उर्मिला की उपेक्षा हुई है। उसी उपेक्षा की भरपाई करने के लिए उन्होंने उर्मिला को सजीव करने का प्रयत्न किया है। संस्कृत महाकाव्यों में शास्त्रीय लक्षणों के आधार पर यदि देखें तो गुप्त जी ने इनका निर्वाह करने की कोशिश की है। आरंभ में मंगलाचरण और सरस्वती वंदना है। सर्ग भी 7 से अधिक है। प्रत्येक सर्ग में छंद भी नया इस्तेमाल किया गया है, केवल 9वें सर्ग को छोड़कर। षड ऋतु वर्णन, पुरुषार्थ, चतुष्टय वर्णन, गिरि प्रांत, सरिता वर्णन के अलावा वस्तु संगठन, चरित्र चित्रण, भाव वर्णन, युग धर्म वर्णन तथा रस की भी प्रतिष्ठा संस्कृत महाकाव्यों के अनुकरण पर की गई है। फिर भी खड़ी बोली में महाकाव्य के रूप में प्रिय प्रवास के बाद यह दूसरा ऐसा प्रयास था जो राम कथा पर आधारित होते हुए भी अपने समकालीन स्वरों के कारण काफी महत्वपूर्ण बन गया। देखिए, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर था। आज इसी वीडियो में हम आपको तीसरे प्रश्न का भी उत्तर प्रोवाइड करा रहे हैं। देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है हमारा। निराला राग एवं विराग के कवि हैं। इस कथन की सार्थकता सिद्ध कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं हम लोग। हिंदी साहित्य के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी राग एवं विराग के कवि हैं। राग अर्थात प्रेम, हर्ष, उल्लास, रुचि, आशा आदि तथा विराग अर्थात विषाद, पीड़ा, निराशा, निरुत्साह, अवसाद आदि। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार निराला की कविताओं में जितना आनंद का अमृत है उतना वेदना का विष। राम की शक्ति पूजा जैसी नाटकीय कविता को डॉक्टर रामविलास शर्मा निराला के मन से जोड़ देते हैं। उन्होंने लिखा, राम की शक्ति पूजा लिखते समय निराला का मन एक ओर पराजय की ग्लानि के बीच विपर्यस्त लटों वाले राम को देख रहा था, दूसरी ओर अब तक जो पढ़ा गुना था उसे समेटकर उसका सार तत्व लेकर काव्य चित्रों को सजा रहा था। राम की शक्ति पूजा में निराला की राग विराग अनुभूति सर्वाधिक प्रखर रूप में अभिव्यक्त हुई है। राम रावण युद्ध की पृष्ठभूमि में रचित इस कविता में सर्वत्र अंधकार व्याप्त है, मगर क्षीण प्रकाश भी है। उदाहरण देखते हैं इसका। है उमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, हो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। अब प्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। निराला बार बार नयन का बिंब लाते हैं। राम के नयन में दृग जल छलक रहा है। वे बताते हैं कि सत्य और न्याय का पक्ष लेने पर भी वे शक्ति के लिए पराये हो गए हैं और अधर्ममस्त रावण को शक्ति अपने अंक अर्थात गोद में लिए हुए हैं। देखिए इसका उदाहरण। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल चल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः
ढलके दृग्जल, देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, लांछन को ले जैसे शशांक नभ में अशंक। उपयुक्त पंक्तियों में विराग का स्वर मुखर हुआ है। जामवान राम को शक्ति की मौलिक कल्पना कर पूजन का सुझाव देते हैं तो उनकी निराशा दूर होती है और उनके नेत्र खुल जाते हैं। देखिए, कुछ समय अनंतर इंदिवर निंदित लोचन, खुल गए रहा निष्पलक भाव में मज्जित मन। बोले आवेग रहित स्वर से विश्वास स्थिर, मातः दशभुजा विश्व ज्योति मैं हूँ आश्रित। राम ने शक्ति की पूजा शुरू की कर, जब पूजा कर एक चढ़ाते इंदिवर। जब पूजा की प्रक्रिया पूरी होने जा रही थी तभी दुर्गा अंतिम कमल उठा ले गई। तब राम अपने एक नयन को बाढ़ से निकालने को उद्यत होते हैं। बलिदान की इस भावना से शक्ति राम पर प्रसन्न होती है। उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद देकर महाशक्ति राम के वदन में लीन हो जाती हैं। ले अस्त्र वाम कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। इसी तरह अनामिका की एक कविता की व्याख्या करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा निराला के जीवन को बीच में ले आते हैं। कविता में सूखी भूमि, सूखे तरु, सूखे सिक्त, आलवाल जैसे बिंब किसी सार्वजनिक और सामाजिक स्थिति का बोध कराते हैं। निराला के मन की आशाएं, विषाद, उल्लास, निराशा, वीरतापूर्ण कर्म, त्रास, दुस्वप्न, यह सब कुछ कहीं न कहीं हिंदी के इस आंतरिक संघर्ष से जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं। इसी प्रकार सरोज स्मृति में उन्होंने प्रकृति के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। यह कविता उनकी मृत पुत्री सरोज की स्मृति में लिखी गई है, जिसमें राग और विराग का गहन संगम मिलता है। प्यार की धरोहर हाथ से छूट गई, सबसे प्यारी बेटी जीवन से रूठ गई। निराला की राग का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उनकी कविताओं में प्रेम और करुणा का चित्रण है। उनकी कविता कुकुरमुत्ता में समाज के उपेक्षित और तिरस्कृत वर्गों के प्रति सहानुभूति और प्रेम का अद्भुत चित्रण मिलता है। जैसे आगे देखते हैं, वह तोड़ती पत्थर और भिक्षुक जैसी कविताओं में शोषित वर्ग के प्रति उनकी संवेदना, उनकी विराग की गहनता को दर्शाती है। इसका उदाहरण देखते हैं। वह आता दो टुक कलेजे को करता पछताता, पेट की ज्वाला से जला जो मिलता इसे खा लिए करता। निराला की रचनाओं में राग और विराग का संतुलन अद्वितीय है। उनके काव्य में जीवन के प्रति अनुराग और समाज के विद्रूपताओं के प्रति विराग दोनों का समान महत्व है। उनकी कविताओं में जहाँ एक ओर जीवन और प्रकृति के प्रति प्रेम है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक विषमताओं के प्रति गहन वैराग्य भी है। सरोज स्मृति में यह द्वंद्व स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं। जन्मते ही जगत की शोभा बढ़ाई, चरणों में पड़ी स्वर्ग की वह दुहाई। इस प्रकार उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर हम देखते हैं कि निराला हिंदी साहित्य में राग और विराग के कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। उनकी रचनाओं में प्रकृति, प्रेम, करुणा और मानवता का गहन राग है, तो वहीं समाज की विषमताओं, अन्याय और शोषण के प्रति वैराग्य और विद्रोह का स्वर भी है। निराला के काव्य में जीवन का हर रंग मौजूद है, जो उन्हें हिंदी साहित्य का एक अद्वितीय कवि बनाता है। उनका काव्य संसार हमें जीवन और समाज को गहराई से समझने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार वे सही मायनों में राग और विराग के कवि है। तो आज हमने MHD 2 असाइनमेंट के प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 का उत्तर देख लिया है। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम आगे के प्रश्नों का उत्तर आपको प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel.